वो कानून जिसके नाम से भारत में भ्रष्टाचारियों की रूह कांप जाती थी, जिसने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाई। अधिकारी और कारोबारी ही नहीं, देश ने पहली बार भ्रष्ट नेताओं को भी जेल जाते देखा, जिसने आतंकवादियों और धर्मांतरण गिरोहों की कमर तोड़ दी। वो कानून जिसने घरों में रखे नोटों के पहाड़ के दर्शन कराए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अर्थात PMLA, जिस कानून ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में ब्रह्मास्त्र का कार्य किया, वो अब फुस होता जा रहा है। PMLA कानून दम तोड़ रहा है। इसे लागू करने वाली एजेंसियां हाँफ रही हैं और केंद्र सरकार लाचार है। इसका बड़ा श्रेय जाता है भारत की न्यायपालिका को, जिसके निर्णयों ने धीरे धीरे भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई को पटरी से उतार दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ कि अब भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना लगभग असंभव हो चुका है। वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने PMLA कानून बनाया था। इसका उद्देश्य था हवाला के माध्यम से अवैध लेन देन पर रोक लगाना। इसे लागू किया गया तब तक मनमोहन सरकार आ चुकी थी। तब ये कानून केवल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही काम आया। PMLA एक ऐसा कानून है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपित व्यक्ति पर होता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उसे साबित करना होता है कि उसने धन को वैध तरीके से कमाया है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद PMLA के नियमों में कई बदलाव किए गए, जिसके अंतर्गत कानून के उन छेदों को बंद किया गया जिससे बड़े भ्रष्टाचारी बचकर निकल जाते थे। कांग्रेसी व्यवस्था के अंतर्गत ये छेद जानबूझकर खोले गए थे। PMLA एक महत्वपूर्ण कानून है। केवल घोटालेबाज ही नहीं, आतंकवादियों से लेकर धर्मांतरण गिरोहों तक का धंधा हवाला के पैसे से ही चलता है। मोदी सरकार आने के बाद PMLA कानून की ही सहायता से भारत की पूरी हिंदू विरोधी व्यवस्था के मेरुदंड पर प्रहार किया गया। ड्राई फ्रूट्स बेचकर कश्मीरी आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने वालों से लेकर चैरिटी की आड़ में चल रहे ईसाई मिशनरियों तक का धंधा बंद होने की नौबत आ गई। जैसी कि आशा थी, PMLA के विरुद्ध मीडिया में दुष्प्रचार आरंभ हो गया। एक दो नहीं, बल्कि 242 याचिकाएं इस कानून के विरुद्ध दाखिल की गईं। इनमें कांग्रेस पार्टी की भी याचिका थी, जिसके कार्यकाल में देश में सबसे अधिक घोटाले हुए थे। 27 जुलाई वर्ष 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस CT रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने निर्णय दिया कि PMLA कानून बिल्कुल ठीक है और इसके अंतर्गत ED की कार्रवाई संविधान के अनुरूप है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत के भ्रष्ट तंत्र के लिए एक ऐसा झटका था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी आशा नहीं की थी। इस निर्णय से देश ने राहत की सांस ली थी, लेकिन भ्रष्ट नेटवर्क ने PMLA कानून को खोखला करने का प्रयास जारी रखा। सबने मिलकर कहना आरंभ किया कि PMLA कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत की जनता कभी एक हुई हो या नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों की एकता की ये घटना अपने आप में ऐतिहासिक थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 1 महीने से भी कम समय में पुनर्विचार याचिका दायर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने रॉकेट की रफ्तार से उसे स्वीकार भी कर लिया। 25 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कानून में 2 बदलावों की सिफारिश कर दी। पहली ये कि ED के अधिकारी पुलिस की तरह अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी ये कि आरोपित व्यक्ति को केस की कॉपी देना चाहिए। इसे एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या ECIR कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और जनता की भावनाओं के अनुरूप संसद के बनाए एक कानून, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया,
उसे नख दंतविहीन बनाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि उस कानून से देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को समस्या हो रही थी। पीएमएलए में एक सामान्य धारणा है कि जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन, अर्थात जेल नियम है, जमानत अपवाद। ये मानकर चलते हैं कि आर्थिक अपराध हत्या से भी अधिक गंभीर होता है। हत्या जैसे अपराध कई बार आवेश में आकर भी होते हैं, लेकिन घोटाले और हवाला पूरी योजना के साथ किए जाते हैं। इनका दुष्परिणाम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उठाना पड़ता है। ऐसे अपराधी बहुत प्रभावशाली होते हैं जो जमानत मिलने पर गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। जुलाई 2022 में पीएमएलए पर मुहर लगने के बावजूद अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब से बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार की आड़ ली, यानी कोई नेता यदि भ्रष्टाचार करता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन करोड़ों सामान्य लोगों से अधिक महत्वपूर्ण है जो उस नेता के भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित हुए। 6 नवंबर वर्ष 2024 को आदेश आया कि सरकारी कर्मचारियों पर पीएमएलए केस के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। ऐसा ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा देने के नाम पर किया गया। सोचने वाली बात है कि कौन सी सरकार अपने किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहेगी। अब फरवरी 2025 का ये समाचार देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की कि पीएमएलए का दहेज कानूनों की तरह दुरुपयोग हो रहा है। 2 दिन बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य केस में मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत गंभीर अपराध बताते हुए एक आरोपित की जमानत रद्द कर दी। दोनों केस के मेरिट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पहले में आरोपित एक आईएएस अफसर है और जिसकी जमानत रद्द कर दी गई वो एक छुटभैया नेता है। ऐसा लगता है कि बेल मिलने या ना मिलने में भ्रष्टाचार की गंभीरता और भ्रष्टाचारी की हैसियत महत्वपूर्ण पैमाना हो गई है। और अब 17 फरवरी 2025 का ये आदेश देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कह दिया कि केस की जांच में देरी हो रही है तो पीएमएलए के आरोपितों को बेल दे देनी चाहिए, जबकि कानून ऐसा कुछ भी नहीं कहता। ये व्याख्या संभवतः इसलिए क्योंकि यहाँ पर आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी जैसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। यहाँ एक प्रश्न आता है कि पीएमएलए जैसे गंभीर केस में जांच में देरी क्यों होती है। सेंथिल बालाजी के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भ्रष्टाचार के किसी भी केस में मुख्य मुकदमा यानी प्रेडिकेट केस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी निर्णय नहीं सुनाया जा सकता। किसी घोटाले का मुकदमा जब तक चलता रहेगा तब तक उस घोटाले में कमाए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग पर भी कोई कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं सुना सकती। उदाहरण के लिए किसी बैंक में 10 करोड़ का घोटाला हुआ। पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की जांच में आरोपितों के पास से 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई। यानी कुछ और भी घोटाले होंगे जिनका उजागर होना अभी बाकी है। अब ये बड़ा प्रश्न है कि इन अतिरिक्त 10 करोड़ का क्या होगा, क्योंकि इनका कोई प्रेडिकेट केस ही नहीं है। और यदि भ्रष्टाचार के मूल केस में कोई आरोपित बच जाए तो फिर तो उसकी मौज है, क्योंकि फिर तो सारा काला धन एक झटके में सफेद हो जाएगा। तो ईडी द्वारा करोड़ों रुपए कैश जब्त किए जाने के जो चित्र हमने बीते कुछ वर्षों में देखे, कोई आश्चर्य नहीं कि न्यायालय एक दिन उसको वाइट घोषित कर दे। पीएमएलए के आरोपितों को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आधार बनाया है कि ईडी जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है वो मात्रा में बहुत भारी भरकम यानी वॉल्यूमिनस होते हैं। इसके कारण केस शीघ्र पूरा होने की कोई संभावना नहीं।
उदाहरण के लिए शराब घोटाले के आरोपित मनीष सिसोदिया का केस, जिसमें इस आधार पर जमानत दी गई कि ट्रायल लंबा चलेगा। यानी घोटाला जितना बड़ा और पेचीदा होगा, भ्रष्टाचारी जितना शातिर होगा, उसे जमानत मिलना उतना ही आसान होगा। और चूंकि केस कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मरते दम तक चिंता की कोई बात नहीं। यदि 2-4 महीने जेल में काट लिए तो 7 पुश्तें घर बैठकर खाएंगी। यदि कोई चोर 500 रुपए चुराता है तो उसे तत्काल सजा हो जाएगी। लेकिन बड़े चोरों को इस आधार पर राहत मिल जाएगी कि उनके केस की जांच बहुत धीमी चल रही है। जितना बड़ा घोटाला करो उतना ही आराम। अदालतें इसके लिए तैयार बैठी ही हैं। इसमें भ्रष्टाचार की भी पूरी संभावना पैदा हो जाती है। हेमंत सोरेन के विरुद्ध जमीन घोटाले का केस भी बहुत मजबूत था। स्पेशल कोर्ट ने इसे सही माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ विचित्र दलीलों के आधार पर जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। सामान्यतः जमानत के आदेशों में कोर्ट केस की मेरिट के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करती। इस केस में ऐसा क्यों किया गया, इसका उत्तर जज ही दे सकते हैं। पीएमएलए को कमजोर करने के लिए जो दलीलें दी गईं, वे अब सीबीआई के मुकदमों और यहां तक कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए में भी काम आ रही हैं। ये खेल कितना खतरनाक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में हमले के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ था। उस केस में बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल जलालुद्दीन खान पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने उस केस में भी कहा कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। दोनों जजों ने भारत के प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले एक आतंकवादी को जमानत न देने पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की आलोचना भी की। जस्टिस अभय ओका वही हैं जो सरकारी कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलन का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। इस बात का यहाँ कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन हमने केवल इसलिए याद दिला दिया ताकि आप उनके वैचारिक रुझान के बारे में अनुमान लगा सकें। जज साहब की अंतरात्मा केवल तभी हिलती है जब अतीक अहमद जैसे खूंखार माफिया से जुड़े लोगों के घर पर बुलडोजर चल जाए। कोई भी ट्रायल शुरू होने से पहले अभियोग पक्ष के लिए आवश्यक होता है कि वो आरोपितों को केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए। ईडी की जांच में कुछ साक्ष्य विश्वसनीय होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर अभी और खोजबीन की आवश्यकता है। इनको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये कई बार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें गुप्त रखना होता है, क्योंकि ये आरोपित के हाथ अगर लग गया तो वो इससे जुड़े अन्य सबूतों और गवाहों को गायब कर सकता है। लेकिन अब कोर्ट्स कह रही हैं कि फेयर ट्रायल के लिए आरोपित को सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए जाएं। मनीष सिसोदिया के केस में यही हुआ है। परिणाम ये कि केस उसी स्टेज पर अटक गया और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। जबकि पीएमएलए कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि ईडी जांच के दौरान चाहे तो कुछ दस्तावेजों को हाइड कर सकती है। यदि हम पीएमएलए के कुछ चर्चित मुकदमों को देखें तो उनमें किसी में भी ईडी के वकीलों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान पर जोर ही नहीं दिया। इस स्थिति के लिए दोषी है वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार। ईडी एक नई एजेंसी है। सीबीआई की तरह इसके पास अपने वकील नहीं हैं। उन्हें वकील बाहर से हायर करना होता है। ये वकील एक एक डेट पर बहस करने के नाम पर लाखों रुपए फीस लेते हैं। सरकारी खजाने से करोड़ों का बिल वकीलों के नाम पर कट रहा है और परिणाम आपसे छिपा नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि ये प्राइवेट वकील दूसरी पार्टी से भी पैसे लेकर केस कमजोर ना कर रहे हों? इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार साक्ष्यों को संक्षिप्त रूप में भी तैयार कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए चार्टेड अकाउंटेंट की सहायता से एक्सेल शीट पर भी सबूत दिए जा सकते हैं। लेकिन वकील कभी भी
इस कानूनी प्रावधान का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से केस जल्दी खत्म हो जाएगा। जमानत देने के लिए एक दलील और दी जाती है कि आरोपित व्यक्ति जांच में सहयोग कर रहा है, जबकि कानूनी रूप से इतना ही पर्याप्त नहीं होता। अपराध की गंभीरता को भी देखा जाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने निर्णयों में कहता रहा कि आर्थिक अपराधों को अन्य अपराधों से अलग करके देखना होगा, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करता है, उसके विचार अचानक से बदल कैसे गए? इसके पीछे क्या कानूनी तर्क है? क्या उसे देश को बताना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का परिणाम है कि अब पीएमएलए के मुकदमे अनंत काल तक चलेंगे। अब कोई केस समाप्त नहीं होगा। मनीष सिसोदिया का केस हर भ्रष्टाचारी, ड्रग्स व्यापारी और आतंकवादी के लिए एक लाइफ सेवर बन गया है। उस निर्णय के आधार पर हर मुकदमे में आरोपितों द्वारा अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है। हर भ्रष्टाचारी कुछ दिन के लिए जेल जाएगा, फिर जमानत पर छूट जाएगा। जितना बड़ा भ्रष्टाचार, उतनी ही पक्की कानूनी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया तब है जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बार बार चेतावनी दे रही है कि आतंकी फंडिंग के पेंडिंग केसों की सुनवाई में तेजी लाई जाए। हालांकि कुछ अच्छे निर्णय भी आए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि करप्शन के केस में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत ना दी जाए। लेकिन जब पूजा खेडकर जैसी जालसाज की गिरफ्तारी पर बार बार रोक लगती है, तो संदेह पैदा होता है कि किसी भ्रष्टाचारी की हैसियत और रसूख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कब अपने ही आदेश को ताक पर रख दे, कोई भरोसा नहीं। देश की सर्वोच्च न्यायालय में बेल और जेल का खेल चिंता पैदा करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा कि लोग अब उसके निर्णयों के विरोधाभासों को भली भांति देख रहे हैं। लोग ये भी समझने लगे हैं कि कुछ बड़े भ्रष्टाचारियों और उनके नामी वकीलों को जो प्राथमिकता दी जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। क्यों एक सामान्य व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते दम तोड़ देता है, लेकिन एक आतंकवादी को जमानत देने के लिए जज सिर के बल खड़े हो जाते हैं। भारतीय न्यायपालिका में क्या चल रहा है, ये पता तो बहुत पहले से था, लेकिन सबूत के रूप में अब कालिख की ये कोठरी है। इसकी कालिमा भारत के पूरे न्यायतंत्र के चेहरे पर पुत चुकी है। समय आ चुका है जब भारत के पूरे न्यायतंत्र की जवाबदेही तय की जाए। उनकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता से लेकर संपत्तियों के ब्यौरे तक को सार्वजनिक किया जाए। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया गया तो ये सिस्टम बहुत लंबा नहीं चलेगा। जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है।